Welcome to the Department of Political Science. I'm going to discuss today a new topic, and that is structural functional analysis given by Armand. So, I have already discussed political system according to David Stern. So, why again the political system is being explained by structural functional analysis by Armand? जैसा कि मैंने ऑलरेडी डेविड स्टर्न के द्वारा दिए गए राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत की चर्चा की है। तो जब एक ऑलरेडी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है तो संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण के द्वारा एक अन्य या अलग राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत देने की जरूरत क्यों पड़ी? हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण का अध्ययन क्यों करें? इसका कारण यह है कि जो डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है वो बहुत सिंपल और बहुत सामान्य तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, बिल्कुल सामान्य। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इतनी सामान्य नहीं है जैसा कि डेविड स्टर्न ने बताया है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डेविड स्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक व्यवस्था को एक्सप्लेन किया है, जो एक सिद्धांत दिया है, जो एक थ्योरी दिया है, वो मिला जुला कर विकसित राष्ट्र राज्यों, डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज तक ही सीमित है। इन डेवलप्ड कंट्री में अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री है और कुछ और कंट्री जैसे कि दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यही कारण है कि डेविड स्टर्न द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के रहते हुए, होते हुए भी उन्हीं के तर्ज पे, उन्हीं के सिद्धांत को और विकसित रूप में संरचनात्मक और कार्यात्मक विश्लेषण के रूप में जी.ए. आमंड अन्य राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना देते हैं और थ्योरी देते हैं और सिद्धांत देते हैं। As we know that David Stern has already given a theory of political system, then if there is already a theory of political system, then why should I study, or why should we study again the same type of theory related to the political system? The reason are simple. The first reason is what? The system theory or political system theory given by David Stern is very simple, but in reality the political system is so complex. So in this simple word, David Stern explained that is not justified. And the second reason is that David Stern's system theory, political system theory, is only applicable to few developed countries, or better to say the developed world, like the United States of America and the European countries or nation states. So that's why we are studying the structural functional analysis or approach given by G.A. Armand, which expand or develop this theory given by the David Stern. So now move again towards the theory, structural functional analysis and approach given by Armand. So the theory propounded by Armand is nothing but a critique to the Stern's political system theory, and we can see an evolved version or developed version of the previous theory given by the David Stern. संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, जो उपागम है, डेविड स्टर्न के द्वारा दिए गए राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत की आलोचना है और इसके विकसित रूप के रूप में आमंड ने एक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत और उपागम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। आमंड अपनी रचना
द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया जो 1960 में प्रकाशित हुई है, उसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की चर्चा करते हैं. Arman discuss the structural functional analysis or approach to the political system theory in his work, or better to say, the treatise, The Politics of the Developing Areas, which was published in 1960. जैसा कि मैंने बताया कि जो संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच और एनालिसिस जो आमंड ने दिया है, वो डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का विस्तार है और विकसित रूप है. अगर बात करें कि क्या अंतर है, तो एक चीज समझना होगा कि जो आमंड ने जो सिद्धांत दिया है, वह सिद्धांत डेविड स्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांत से ज्यादा लोकप्रिय साबित हुआ. As I have already told that the structural function analysis is nothing but an extension to this political system theory given by David Stern, and it is more popular or more famous than the theory given by the David Stern. But as both the thinker, either David Stern or Arman, talk shop political system, so what is political system according to Armand? जैसा कि आपको पता होगा कि दोनों थिंकर, चाहे वो डेविड स्टन हो या आमंड, दोनों अपने अपने तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं. तो आमंड के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो एक चीज तो साफ झलकता है कि जैसा सिस्टम के लिए एक इंटरेक्शन होना जरूरी है, एक अंतर क्रिया होना जरूरी है. मतलब एक समूह में तत्वों के बीच, एलिमेंट्स के बीच आंतरिक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन जरूरी है. तो यहाँ पे आमंड कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है. मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम इज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन. जहाँ, और ये कहाँ पाई जाएगी, ये सभी स्वतंत्र समाज में पाई जाएगी. स्वतंत्र समाज कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, जैसा कि आपको पता होगा कि 1947 से पहले भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं था, स्वतंत्र देश नहीं था, तो स्वतंत्र समाज कहाँ से होंगे. उसी तरह बहुत सारे अफ्रीकन राष्ट्र राज्य और बहुत सारे एशियन राष्ट्र देश भी आजाद नहीं थे. तो ये उनके लिए ये बात नहीं कर रहे. आमंड जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतःक्रियाओं की जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सभी स्वतंत्र समाजों की बात कर रहे हैं. मतलब भारत 1947 के बाद में जो वहाँ स्वतंत्र समाज है, उसकी बात कर रहे हैं. और वो बोलते हैं कम या अधिक विधि सम्मत. विधि सम्मत कहने का मतलब विधि के हिसाब से, नियम के हिसाब से फिजिकल फोर्स को यूज करता है. कौन करता है? स्टेट करता है. किसके लिए करता है? अपने नियमों को लागू करवाने के लिए करता है. चाहे वो धमकी के रूप में हो सकता है या एक बाध्यता के रूप में हो सकता है. और ये जो बाध्यता, शारीरिक बाध्यता और ये जो धमकी है, वो आंतरिक दृष्टि या अन्य समाज के संदर्भ में भी सही है. अब यहाँ पे आपको ये समझना हो कि जब ये बाध्यकारी बल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये करते क्या है? उससे ये समाकलन और अनुकूलन, मतलब इंटीग्रेशन एंड एडेप्टेशन स्थापित करने का काम करते हैं. मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम are those systems of interaction which are found in all independent society, where the functions of integration and adaptation, both internally and vis-a-vis other society, by means of employment, or you can say the more or less legitimate use of power, so that order can be maintained in society, or better to say, order can be transformed in the society. Means two factors are here important. One is that political system is a system of interaction.
obviously interactions of elements. Here elements can be citizen, here elements can be group of citizen, means group, political group, any types of group can be there. But it can be applicable only in the independent society, like the country which is free, like India before 1947 was not free, but after 1947 it is free. So this political system is considering the only free society like India and other Asian countries after decolonization. And the second, the most important thing is what? The legitimate use of physical force. The legitimate use of physical force for what? To maintain the order in this society. So these are, first thing is what? This is the political system is nothing but a system of interaction, and such interaction can be viewed in the independent society. And the third is what? This political system will perform the function of integration and adaptation. And the fourth important is the use of more or less legitimate force to maintain or transform the order in this society. So four elements are important. अगर हिंदी में बोले तो चार चीजें क्या क्या important है. पहला क्या है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वह क्या है, वह व्यवस्था जहाँ अंतःक्रिया होती है, और ये अंतःक्रिया कहाँ होगी? जहाँ जो स्वतंत्र समाज होगा, जैसा कि भारत 1947 के बाद. कम या अधिक लेजिटिमेट मतलब विधि सम्मत शक्ति का इस्तेमाल, शारीरिक बाध्यता के इस्तेमाल, जैसे पुलिस करता है, वो किसी राज्य के नाम पे करता है, धमकी देकर ऐसे करो ऐसे करो. तो ये किस लिए करता है? जिससे कि इंटीग्रेशन और एडेप्टेशन हो सके. किस चीज का? ऑर्डर का. ऑर्डर को क्या करना है? मेंटेन रखना, जिससे समाज में ऑर्डर को मेंटेन और परिवर्तित किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है. तो जो यहाँ पे फंक्शन है, एक क्या है, क्या क्रिया है? समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन, और दूसरा जो है अनुकूलन. तो इस प्रकार बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दिया इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेविड स्टर्न की परिभाषा भी समाहित है, और मैक्स वेबर ने जो राज्य का परिभाषा दिया है, उनके अनुसार मैक्स वेबर के हिसाब से स्टेट इज द लेजिटिमेट पावर टू यूज फिजिकल फोर्स. मीन्स मैक्स वेबर के हिसाब से राज्य को अपने राज्य के अंदर विधि सम्मत शारीरिक फोर्स और शारीरिक बाध्यता का इस्तेमाल करने का अधिकार है. आमंड के द्वारा दिए गए राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल या जो प्रतिमान है, उसको हम इस रूप में पढ़ेंगे. मीन्स द मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम गिवन बाय आमंड will be discussed in this way. Means political system will be discussed under three headings. First is characteristics, second is properties, and the third is what you can say the functions. So I'm going to discuss today only the characteristics. Under characteristic, I will discuss today comprehensiveness, interdependence, and boundaries. राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रतिमान आमंड ने दिया है, उसको हम आज इस तरीके से देखेंगे, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को तीन हेडिंग के अंतर्गत इनका चर्चा करेंगे. लेकिन आज हम सिर्फ एक हेडिंग की चर्चा करेंगे, वो है लक्षण. लक्षण के अंदर व्यापकता, इसको कॉम्प्रिहेंसिवनेस बोलते हैं, परस्पर निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस, एंड थर्ड तीसरी जो है सीमाएं, बाउंड्रीज. तो हम आज सिर्फ इन कैरेक्टरिस्टिक, इन लक्षणों यानी कि व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाएं के बारे में चर्चा करेंगे. तो ये व्यापकता क्या है? यहाँ व्यापकता का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था में सभी प्रकार के पारस्परिक क्रियाएं, म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है. कहने का तात्पर्य है कि इनपुट मतलब
और आउटपुट होते हैं जो क्या करते हैं, क्योंकि स्टेट अपना भौतिक बल का इस्तेमाल करता है तो उस भौतिक बल के प्रयोग के खतरे या भय को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ जो इनपुट है, आगत और निर्गत, वो राज्य के एक्शन को प्रभावित करता है। मीन्स कि पॉलिटिकल सिस्टम includes all the interaction, whether input or output. Why? Because these inputs and outputs affect the use or the threat of use of physical coercion, which state used to do. हम बताना चाहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में जो क्रियाएं होती हैं, इंट्रैक्शन होता है, वो सिर्फ इनपुट में आपस में सीमित नहीं है, बल्कि इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और राज्य जैसी व्यवस्था को, राजकीय व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे उनका कहने का तात्पर्य है कि जब हम बात करते हैं व्यापकता की, तो व्यापकता का यहाँ तात्पर्य उनका ये है कि मात्र ये नहीं है कि पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी और इसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ग्रुप्स, बल्कि उनका तात्पर्य इसके अलावा अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी है। अगर इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप जैसे जानते होंगे कि रक्त संबंध, किनशिप, वंश परंपरा, जातीय समूह, धार्मिक समूह, सांस्कृतिक समूह या कोई ऐसा समूह जो समाज में है और राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता हो, जिसमें कबीलाई समूह भी आप मान सकते हैं, वो इनको भी शामिल करते हैं। मीन्स अगर 3 लाइन में समझना हो तो पहला चीज ये है कि जो ये राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ उसमें इनपुट और आउटपुट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करती हैं और ये जो पारस्परिक क्रियाएं हैं राज्य और पॉलिटिकल सिस्टम जो एक विधि सम्मत शक्ति का, भौतिक बल का इस्तेमाल करता है, उस खतरे को प्रभावित करता है। इसका अगर दूसरे अर्थ में मतलब समझना है तो आमंड के हिसाब से ये कहना है कि वो ये पारस्परिक क्रियाओं में इनपुट और आउटपुट में किसको शामिल करते हैं। वो उनका कहना है कि इसमें सिर्फ संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही जैसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इसके अलावा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, राजनीतिक समूह और राजनीतिक जिसको पॉलिटिकल ग्रुप भी बोल सकते हैं के अलावे कबीलाई समूह भी इसमें शामिल होगा, सांस्कृतिक समूह भी शामिल होगा। इन सबको इसमें शामिल करते हैं और इसको एक व्यापक रूप देते हैं, इसलिए इसको ये व्यापकता बोलते हैं, मतलब इस लक्षण को ये व्यापकता बोलते हैं। When Amand says comprehensiveness under the political system, which means what? That it will include the interaction of inputs and output. Why? Because these inputs and outputs affect the use of physical coercion by the state or the political system. You have to note down 3 important things here. First is what? That he Amand not only include the parliament, judiciary and bureaucracy. Means parliament you can say here is what? Nothing but legislature. Judiciary is nothing but the second organ of the government, and the third is executive, that is the bureaucracy. Means not only the 3 organs, these are the formal structures. Even it includes the political system, include the political parties, political group, as well as such other informal organization like cultural organization, religious organization, which affect the political process inside the political system directly or indirectly.
जो अगला लक्षण है वो है परस्पर निर्भरता, मीन्स interdependence. Armand mean to say here is what the change in one subset of interaction produces changes in all other subsets of the political system, as working of the political parties and pressure groups and functioning of legislative and executive department. Here Armand mean to say is what, for example, if there is a election reform, then this election reform is what, one subset of interaction which further changes the party system inside the political system, and you can also say that it will also change or produce the change in the executive of parliament, council of minister, etc. Means what? Means if there is a change in one subset of interaction, then that is going to produce the change in the other subsets of the political system in their working. अगर हिंदी में बोलें तो कहने का तात्पर्य है कि अगर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर पारस्परिक क्रियाओं के एक उपवर्ग, एक सबसेट में कोई परिवर्तन लाया जाए तो अन्य सभी उपवर्गों में भी परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसको कैसे समझें? इसको समझिए ऐसे, अगर इंडिया है, इंडिया के अंतर्गत आप जैसे सुने होंगे कि चुनाव सुधार हुआ था। आपने टी.एन. सेनन जब बने थे क्या, भारत के चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, तो उन्होंने पूरा इलेक्शन के तरीका को चेंज कर दिया। उनके बाद के इलेक्शन अभी तक देखते हैं कि इस तरह से परिवर्तन, मतलब एक चेंज लाया। तो वो अगर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया तो उसका प्रभाव भारत के पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पार्टी सिस्टम में देखा गया, पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी में भी उसका प्रभाव देखा गया। मीन्स कि अगर चुनाव सुधार जो एक पारस्परिक क्रियाओं का सबसेट है, उपवर्ग, उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो वो क्या किया, संसद की कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर भी प्रभाव डाला, उसमें भी परिवर्तन ला दिया। The third characteristic is what the existence of boundary. Aman talks or says that there are certain points where the political system ends and other system begins. Means he suggested that there is a boundary of political system and social system. कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था और जो सामाजिक व्यवस्था और जो अन्य व्यवस्था है, दोनों की अपनी सीमाएं होती हैं। मतलब जहां राजनीतिक व्यवस्था समाप्त होती है, दूसरी व्यवस्था शुरू हो जाती है। अगर उदाहरण के रूप में समझें तो कह सकते हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि बाजार का असंतोष मतलब या शिकायतें तब तक राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती जब तक वह हिंसा या संघर्ष का रूप ना ले ले। मतलब क्या कि बाजार में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो तब तक पॉलिटिकल डोमेन में एंटर नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करता जब तक वो बहुत एक भयावह स्थिति में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट if there is what you can say a discontent in the market, there is some problem in the market, then such problem is not going to enter in the political system unless this problem is going to be big or great. If any great or big problem is going to happen in the market, then automatically this problem is going to enter into the political arena or domain or system. तो इस प्रकार मैंने आपको आमंड एंड पॉवेल के द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक के जो 3 हेडिंग्स थे, कॉम्प्रिहेंसिवनेस,
एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज एंड इंटरडिपेंडेंस, तीनों को डिस्कस कर दिया है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन इसका आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।